So today we'll start our new chapter that is atoms and molecules. अब तक हमने पढ़ा है मैटर के बारे में, that is मैटर क्या होता है और उसकी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमने स्टडी की. अब बारी आती है उसकी डीप स्टडी की, that is उसके बिल्डिंग ब्लॉक की. ठीक है. सो जो एटम है हमें पता है, जो मैटर है हमें पता है कि स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल का साइज़ है दैट इज़ इन नैनोमीटर्स. 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू दैट इज़ 10⁹ मीटर्स. राइट. तो जो हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनसे जो मैटर मिलके बना है, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं द स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. राइट. So what are the atoms and what are molecules? So जो atom है it is the smallest unit of a matter of which a matter is made up of. Right. So atoms are the smallest unit of matter या फिर these are the basic building blocks of matter. और molecules की अगर बात करें तो molecules होते हैं अगर 2 or more than atoms, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है. सो इट मे बी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मॉलिक्यूल्स आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स. राइट. सो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं क्या बनाते हैं मिलके, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज़ दे ब्रिंग अप ए केमिकल चेंज टू फॉर्म द कंपाउंड्स. राइट. सो कंपाउंड बनाने के लिए या फिर एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए जो है कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड अप, और उन रूल एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो in this class we will study the laws of chemical combination. So which laws a molecule या फिर atom obeys for the formation of a compound. So now the laws of chemical combination. वैसे तो basically जो हैं 2 laws हैं for the formation of a chemical reaction to be obeyed. First is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. As the name of this law is suggesting that कि conservation of mass मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो जो मास है किसी भी सब्सटेंस का वो कंजर्व्ड रहेगा. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दैट इज़ जो रेशो है मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलर एलिमेंट्स की रेशो जो है वो फिक्स रहती. एंड थर्ड वन इज़, तीसरा लॉ भी है लेकिन वो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. राइट. So first of all the law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है, according to this law ये लॉ क्या कहता है कि जो मास है किसी भी रिएक्शन के अंदर, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो मास है दैट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस जो स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. एंड द स्पीशीज़ जो कि रिएक्शन के बाद नई स्पीशीज़ बनी हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है.
सो रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स थे रिएक्टेंट्स के अंदर, वही जो हैं रीअरेंज होके प्रोडक्ट बनाएंगे, नया सब्सटेंस बनेगा, लेकिन एलिमेंट्स तो वही रहेंगे ना। ठीक है, जैसे कि तुमने कोयला जलाया, दैट इज़ कार्बन, कंबशन रिएक्शन हुई। ठीक है, कार्बन की हमने क्या की, कंबशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, कोयला जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से थे, सो यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे वो कौन कौन थे, कार्बन और ऑक्सीजन। और वैसे ही प्रोडक्ट साइड में जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिला, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जो चीज़ रिएक्ट कर रही है वही रीअरेंज होकर क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मास रिएक्टेंट्स का रिएक्ट कर रहा था तो प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट्स का मास था, राइट। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन देयर मास इज़ रिमेन सेम, दैट इज़ देयर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो 3 लॉज हैं वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब दैट इज़ रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर जो मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। नाउ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ क्या था, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो उनकी रेशियो होगी, मान लिया कोई भी 2 एलिमेंट है, मान लिया ए एंड बी, कंबाइन होके क्या बनाया, एक नई स्पीशीज़ बनाई जिसका नाम है सी। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट, जो हमारा ये नया कंपाउंड बना है सी, इसके अंदर इन एलिमेंट्स की जो रेशियो रहेगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक बेसिक सा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज़ वाटर, और ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी मैटर की फॉर्म है, राइट। सो दैट इज़ वाटर, वाटर मीन्स H2O। तो वाटर हमने कहीं से भी लिया हो, चाहे हम रिवर से ले रहे हैं या लेक से हमने कोई भी वाटर सैंपल लिया है, ठीक है, या फिर हम ले रहे हैं किसी पॉन्ड से, अदरवाइज़ हमने जो है वाटर का सैंपल लिया है किसी भी कुएं से या फिर तालाब से। ठीक है, तो या सी वाटर लिया है, इम्प्योरिटीज़ होंगी, बात अलग है, लेकिन उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर हाइड्रोजन की रेशियो और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो सेम रहेगी। दैट इज़ 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। दैट इज़ तुम वर्ल्ड में कहीं भी, किसी भी यूनिवर्स, अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओ, यूएस में, इंडिया में, कहीं पे भी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका जो रेशियो होगा वो यही रहेगा। उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 जो एटम होगा वो ऑक्सीजन का होगा। तो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एलिमेंट्स का प्रपोर्शन है, दैट इज़ रेशियो जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, राइट। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, CO2, किसी ने तुम्हें बोल दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नॉर्मली नॉन है, ये अंडरस्टूड है कि उसके अंदर 1 कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। दैट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:2, राइट। सो यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू विच लॉ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड बन रहा है, केमिकल कंपाउंड अगर मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, तो उसके अंदर जिन एलिमेंट्स से वो मिलके बना है उनका जो प्रोपोर्शन होगा, उनके मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज़
a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion of their masses. ठीक है, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वर्ल्ड में तुम कहीं पे भी चले जाओ, अगर तुमने वाटर की बात की है तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही रहता है. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो सेम रहेगी. और ऐसे ही अगर तुम ओजोन की बात करो तो उसके अंदर O3 ही होगा फॉर्मूला, उसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम ही होंगी. अगर किसी ने भी ओजोन बोला है तो ओजोन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो मतलब क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, हम किसी भी मेथड से करें, किसी भी प्रोसेस से करें, या फिर कहीं से भी वो कंपाउंड हम एक्सट्रैक्ट करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसके एलिमेंट्स का जो रेशो होगा वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो अब इन लॉज को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने और उसको हीट किया है. ठीक है, और क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बना है. हमने जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और वो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया हीट करने पे. और किसके अंदर टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया. ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग सब्सटेंस है और कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. ठीक है, तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस जो है इसके अंदर फॉर्म हो रहा है. और केमिकल चेंज के लिए हमने क्या बोला था कि केमिकल चेंज कब होता है? अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और वो चेंज क्या है? परमानेंट अगर है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज. राइट? सो जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया. तब हमें गिवन क्या है कि हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया था वो था 10 ग्राम. ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था दैट वाज 10 ग्राम्स. और जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है हमारा, वो बना है हमारा कितना? 5.6 ग्राम्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? इसका मास हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट इनटू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर्म. राइट? तो यहाँ पे मास जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो हमने कितना मास लिया था? तो रिएक्टेंट का मास लिखना ज़रा. रिएक्टेंट का मास हो जाएगा, रिएक्टेंट का मास मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट? प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो रिएक्टेंट्स का मास कितना है? 10 ग्राम्स. प्रोडक्ट्स कौन कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ 5.6 ग्राम. और दूसरा हमारा प्रोडक्ट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका हमें मास नहीं पता. ठीक है, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. सो मान लो इसका मास है कितना? x. सो x बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ये मान लिया. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है. तो x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5.6. सो ये मास कितना हो जाएगा? इट विल कम 4.4 ग्राम्स. ठीक है,
सो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो सेम रहता है रिएक्टेंट्स का भी, और जितना मास हमने रिएक्टेंट्स का लिया है, कोई भी सब्सटेंस जितने ग्राम्स हमने लिया है उतने ही ग्राम्स हमारा प्रोडक्ट बनेगा, राइट। सो ऐसे हम जो है किसी एक प्रोडक्ट का मास या फिर रिएक्टेंट का मास जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्वेश्चन बेस्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर। ये क्या बोलता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:8 बाय मास। सो मास का रेशियो गिवन है। ये हमने क्या कहा था कि H2O 2:1 की रेशियो में कंबाइन होते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर उनकी रेशियो होगी 1:8, लेकिन दिस इज़ द रेशियो ऑफ देयर मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। और मास किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या है ये? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, दैट इज़ 8। ठीक है। अगर हम इसके मास नंबर की बात करें तो मास नंबर जो है क्या होता है? डबल होता है। जैसे बेसिक देखते हैं हम लोग, क्या है? कोई भी एटम, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही जो हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम कोई भी एटम लेते हैं न्यूट्रल, इसका जो हम ब्रीफ में है एटम्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो बेसिक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि ये 1:8 रेशियो का मतलब क्या है। तो क्या है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन मैंने लिखा है, ठीक है, और ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो तुम कह लो कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी हो सकता है, राइट। और जो मास है, किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन के इक्वल, ठीक है। मतलब जो सेंटर में एलिमेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है ना किसी भी एटम की, उनके सम के इक्वल। तो हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? जो मास है वो एटम, जितने नंबर प्रोटॉन्स होंगे ना, ऑलमोस्ट केसेस में, सब में नहीं होता, कुछ केसेस में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी एटम का मास, किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो जस्ट डबल होता है उसके एटॉमिक नंबर के, ठीक है। ये कुछ केसेस में होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना हो जाएगा? 1 एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? मास 2। और ऑक्सीजन के केस में जो मास कितना हो जाएगा? 8 × 2 दैट इज़ 16, ठीक है। तो अब इनके मास का रेशो लेना, दैट इज़ हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है तो दैट इज़ 16। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? सॉरी मिस्टेकन, जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2। सो अब इनकी रेशियो को करना,
दैट इज़ 1:8 रेशो। तो इसीलिए दे रखी है ये तुम्हें, जो है 1:8 रेशो में होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये उनके मास का रेशो गिवन। क्लियर? सो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन गिवन है तो तुम्हें ये जो मास वगैरह जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें जो है डायरेक्टली दे रखा है कि जो मास का रेशो है उनका 1:8 है। तो ऑक्सीजन को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम्स जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है, सिंपल जो मैथ्स में जो हम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमने अब तक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा है, तो हम इसे सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है, राइट। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है गैस, उसको रिक्वायर है कितनी, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की। 1:8 रेशो का मतलब यही है ना, अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन का होगा, दैट इज़ H2O फॉर्मूला है हमारे पास, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का है तो हमारे पास 8 ग्राम्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए कितने, 8 ऑक्सीजन्स टू फॉर्म H2O। ठीक है, तो हमें गिवन कितने हैं, हाइड्रोजन कितना गिवन है, 3 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, विद क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। कितनी होगी, 8 × 3 दैट इज़ 24 ग्राम्स। तो हमें अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, दैट इज़ 24 ग्राम्स। क्योंकि जो रेशो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके एटम्स का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें गिवन है तो हमें ये सिंपली सॉल्व करना है। जो हमने मास का डिस्कशन किया था वो इसलिए था कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि 1:8 रेशो में जो है वो H2O कैसे हो सकता है। जो 1:8 रेशो है वो क्या है, इनके मास का रेशो गिवन है, ना कि इन एलिमेंट्स की रेशो गिवन, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन एटम एंड द थ्योरीज फॉर द एटॉमिक थ्योरीज जो हैं वो हमें पढ़नी। थैंक यू।